कबीर जब शिमला वापस आ रहा था तब उसको पता लगता है कि कार्तिकेय पर फिर से हमला हुआ है। इस बात को कबीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये समझ आ गया था कि कार्तिकेय के पीछे कोई हाथ धोकर पड़ गया है। कबीर ने यह सुनने के बाद आरके को बहुत अच्छे रफ्तार से कार चलाने को बोल दिया था। जब कबीर उस हॉस्पिटल के सामने रुका तो उसको समझ आ गया कि हमला बहुत जोर का हुआ था। मास्टर जियो और पारस भी घायल हो गए थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद कबीर ने मास्टर जियो से माफी मांगी कि उसके कारण ही आज मास्टर जियो भी घायल हो गए थे। पारस इस बात को लेकर कबीर को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। कुछ देर कबीर उसकी बात सुनता है, मगर बाद में कबीर ने भी पारस को बहुत कुछ सुना दिया। बात ज्यादा आगे बढ़ती देख मास्टर जियो ने बीच बचाव किया। आरके पारस के साथ वहां से निकल गया। पारस के जाने के बाद मास्टर जियो ने कबीर को समझाया कि उनका दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है। अगर वो लोग किसी भी तरह से उसको रोकना चाहते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ने वाली है। कबीर भी अब इस बात से एग्री कर रहा था कि चीफ को जल्द से जल्द मारना होगा, नहीं तो वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। कबीर के पास अब एकमात्र तरीका था डॉक्टर यासिब का इनपुट। शाम होने वाली थी। कबीर इंतजार कर रहा था उस लिफाफे का जो उसको आज मिलने वाला था। कुछ देर बाद कबीर ने हॉस्पिटल में एक आदमी को देखा। वो बहुत अजीब तरह से हॉस्पिटल में घूम रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर ने मोर्चा संभालते हुए उस आदमी को पकड़ लिया। जब कबीर उस आदमी को लेकर बाहर गया तो उस आदमी ने मौका पाकर कबीर को एक लिफाफा दिया। कबीर ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके होश हवा हो गए। इस बीच वो आदमी भी गायब हो गया था जिसने कबीर को ये लिफाफा दिया था। हॉस्पिटल के बाहर शाम की चहल पहल शुरू हो गई थी। कहीं पर कोई चाय की लड़ाई लड़ रहा था तो कोई अपने परिजन को लेकर परेशान था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर इन सब के बीच कबीर भी था जिसके लिए मानो दुनिया रुक गई थी। अब जब उसने उस लिफाफे को बहुत अच्छे से देखा तो उसको समझ आ रहा था कि क्यों डॉक्टर यासिब ने उसको ये सब बातें फोन पर नहीं बताई थी। इस लिफाफे में कुछ तस्वीरें थी और कुछ पेपर्स थे। तस्वीर किसी डॉक्यूमेंट्स की थी और पेपर में किसी तरह का एड्रेस लिखा हुआ था। साथ में ही किसी का कोई मेल डिटेल भी था। कबीर अब जान गया था कि अगर ये सब किसी के हाथ लग जाए तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन खत्म हो सकती थी। दरअसल जिस डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर थी उसमें यह लिखा था कि कबीर को किसी खास मिशन के लिए वापस से एक्टिव जोन में लेकर आना था, मगर इस मिशन में कबीर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद की तस्वीर पर कबीर को किसी तरह के प्लांट का ब्लूप्रिंट मिलता है। ये शायद से कोई न्यूक्लियर प्लांट था। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब ने उसको ये क्यों भेजा है। इसके बाद आगे बढ़ने पर कबीर को फ्रांस पुलिस की एक रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट को फाइल करने वाला कोई अरब का आदमी था जिसका नाम कबीर बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा था। वैसे उसका नाम था ओथमैन हदीद। यहाँ पर कबीर के लिए सबसे अजीब ये थी कि मिसिंग पर्सन में काजल के भाई का नाम था। यह भी कबीर के समझ से बाहर था। इसके बाद जो आखिरी तस्वीर मिली थी उसको देखने के बाद कबीर समझ गया कि पहले के दो फोटो का क्या मतलब है। आखिरी की फोटो में कबीर ने देखा कि काजल का भाई और चीफ एक साथ कहीं पर खड़े होकर बात कर रहे थे। इन सब को देखने के बाद कबीर समझ गया कि चीफ का कोई ना कोई कनेक्शन काजल के भाई से जरूर है, मगर अभी डॉक्टर यासिब ये सब क्यों बता रहे थे ये कोई नहीं जानता था। इसके बाद कबीर ने देखा कि मास्टर जियो के कुछ लोग चाय की दुकान से वापस आ रहे थे तो कबीर ने तुरंत से उन सब डॉक्यूमेंट्स को छिपा दिया। वो कबीर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे तो सब लोग कबीर को सलाम करते हुए वहां से निकल गए। उनके जाते ही कबीर ने फिर से उन सब पेपर्स को देखना शुरू कर दिया। अब कबीर उन पेपर्स पर देखता है कि उसमें किसी दो लोगों के साथ में काम करने की बात हो रही थी। ये पूरी कन्वर्सेशन फ्रेंच में थी, मगर कबीर को ठीक ठाक आती थी तो उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इस बातचीत में किसी तरह का बिजनेस डील था। दो लोग आपस में बहुत सारे पैसे कमाने की बात कर रहे थे। आखिर में वहां पर फिर से कबीर को वही नाम मिला जो उसने बहुत देर पहले पढ़ा था
सोचा था कि वो इस लिफाफे को खोलेगा और उसको चीफ का एड्रेस मिलेगा या कोई सुराग मिलेगा, मगर यहाँ तो बहुत सारे पेपर थे और किसी पर भी कबीर को चीफ का एड्रेस नहीं मिला था। इसके बाद अचानक से कबीर को आखिरी पेज पर किसी आदमी के पासपोर्ट का जेरॉक्स सेक्शन मिलता है। ये पासपोर्ट था उथमैन हदीद का, जिसमें इसको पुर्तगाल का बताया जा रहा था। कबीर का इस बात से दिमाग खराब हो गया था। जब कबीर ने बहुत गौर से उथमैन हदीद की फोटो देखी तब वो समझ गया कि चीफ ही उथमैन हदीद है, यानी कि चीफ ने नकली पासपोर्ट बनवाया था। कबीर को ये तो नहीं पता था कि चीफ ने ऐसा क्यों किया था, मगर उसको इतना समझ आ रहा था कि सब फसाद की जड़ कबीर का दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे मगर जवाब किसी का नहीं था। इससे पहले कि कबीर अपने दिमाग पर बहुत जोर देता, उसने देखा कि पासपोर्ट वाले पेज पर एक एड्रेस भी था। ये जंगल के बाहर के इलाके का एड्रेस था। कहा जाए तो इस एड्रेस को देख के कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वहां कोई रह सकता है। खैर, कबीर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था कि ये कहाँ का एड्रेस है। उसको मतलब था अपने शिकार से, जिसका पता उसको मिल गया था। कबीर खुश होते हुए अपने मन में कहता है, चीफ, अब आपको मैं बताऊंगा कि डर क्या होता है। अब आप देखोगे कि मौत से ज्यादा खौफनाक क्यों मौत के डर को कहा गया है। कबीर अभी इन सब को देख ही रहा था कि वहां पर मास्टर जियो आ गए। कबीर ने बहुत चालाकी के साथ उन सब पेपर्स को छिपा दिया। कबीर अभी इन पेपर्स को मास्टर जियो को नहीं दिखाना चाहता था। अगर मास्टर जियो इन पेपर्स को देख लेते तो कबीर के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर देते, और अभी कबीर के पास भी सभी सवाल का कोई जवाब नहीं था। क्या बात है कबीर, आप यहाँ पर बहुत देर से खड़े हो? मास्टर जियो ने कबीर को चाय ऑफर करते हुए पूछा। वो कबीर के लिए चाय लेकर आए थे। नहीं, कुछ खास नहीं मास्टर, बस एक आदमी पे मुझे शक था तो मैं उसको यहाँ पर गन पॉइंट पर पूछताछ करने को लाया था, और कोई बात नहीं थी, कबीर ने कहा। वो मास्टर से बचने की कोशिश कर रहा था। कहाँ गया वो आदमी, कौन था और क्यों आया था? मास्टर जियो ने चाय की एक प्याली के साथ बहुत सारे सवाल कबीर पर छोड़ दिए। अरे कोई डरने की बात नहीं है, गांव का आदमी था, उसको हॉस्पिटल में कहाँ जाना था ये पता नहीं था, इसलिए सब तरफ देख रहा था। मुझे शक हुआ तो मैंने अच्छे से उससे पूछ लिया कि क्या बात है। सब ठीक है मास्टर, आप परेशान मत हो, कबीर ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वो जानता था कि मास्टर जियो के सोचने की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, इसलिए कबीर बार बार कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी मास्टर जियो का ध्यान इस बात से दूर किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक ही रहना चाहिए। आगे का कुछ सोचा है कि उस चीफ को कैसे हम लोग रास्ते पर ला सकते हैं? मास्टर ने अचानक से पूछा। अभी तो कुछ सोचा नहीं है। हाँ, रात होने पर एक दो जगह मेरे दिमाग में है, उन जगहों पर तलाशी लेने जरूर से जाऊंगा। अगर वो इसी शहर में है तो उसको यहाँ रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी, कबीर ने गुस्से में कहा। कबीर के दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि वो मास्टर जियो को लिफाफे से मिले पते के बारे में बताए या ना बताए, क्योंकि जिस तरह उसके कारण मास्टर जियो परेशान हो रहे थे उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। किस जगह जाने की तैयारी हो रही है? मास्टर ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस यही बाहर के कुछ इलाके हैं। सुना है कि वहां पर अक्सर रात को बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, हो सकता है उन सब के बीच में ही चीफ भी बैठा, कबीर ने कहा। वो अभी भी खुल के उस जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा था। मास्टर जियो भी इस बात को समझ रहे थे कि कबीर अभी किस तरह के मूड में है, मगर वो भी कबीर को कहाँ छोड़ने वाले थे। आरके को साथ ले लेना, अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर जियो ने कबीर के ऊपर हक जमाते हुए कहा। इस बात को सुनकर कबीर भी थोड़ा शॉक हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी कि मास्टर कुछ इस तरह की बात कहेंगे। देखता हूँ, पहले निकलने का तो प्लान बने अच्छे से, कबीर ने बात को टालते हुए कहा। वो किसी भी कीमत पर किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। इसके साथ ही कबीर की चाय खत्म हो गई थी। उसने मास्टर जियो को अभी के लिए कॉल करना है बोलकर दूसरी तरफ निकल गया। कबीर इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि अगर वो अभी मास्टर जियो के पास रुका तो मास्टर जियो उसको कैसे भी करके मना ही लेंगे। वहां से निकलने के बाद कबीर के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। जितनी भी बातें उसने अभी लिफाफे में बंद कागजों पे देखी थी, उन सब ने उसके मन पर बहुत गहरा असर किया था। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी कड़ियां उसके सामने है, मगर वो उनको जोड़कर कोई तस्वीर नहीं बना पा रहा है। इस बात के लिए वो अपने बेचैन मन को भी जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी थी ये कबीर को नहीं पता था। वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था। अक्सर जब कबीर इस तरह से घिर जाता है तो कार्तिकेय से सलाह लिया करता था, मगर आज उसका वो दोस्त उसके पास नहीं था। कबीर ने इस बीच डॉक्टर यासीब को भी फोन लगाया, मगर उन्होंने कॉल का
क्योंकि इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि कबीर किसी बेहोशी में खोए इंसान से बातें कर रहा है। जब कबीर ने वहां पर मन भरकर बात कर ली तो उसने टाइम देखा, रात के 10 बज रहे थे। वो बाहर आया और चुपके से हॉस्पिटल से निकल गया। वो जानता था कि उसको कहाँ जाना है। रात का वक्त था तो कबीर को अभी पुलिस का भी बहुत डर था, मगर आज उसको कोई नहीं रोक सकता था। अच्छी खासी स्पीड के कारण कबीर अपनी मंजिल पे पहले पहुंच गया। आज उसके सर पर खून ही सवार था। वो उस जगह पे आ जाता है जहां का एड्रेस उसको मिला था। जैसा कि कबीर को उम्मीद थी, वहां पर बहुत कम लोग थे और हर तरफ बहुत शांति थी। सामने एक झोपड़ी थी, शायद से कबीर का शिकार उसी में था। इस बार कबीर के लिए गलती का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बिना किसी को बताए आया था। अपनी गन लोड करने के बाद जैसे ही कबीर बाहर आया, उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। क्या यहाँ पर कबीर फिर से कोई जाल में फंस गया था? क्या सच में यहाँ पर चीफ मिलेगा? क्या होगा कबीर का प्लान? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? जानने के मौका मिलता तो वो उसको खोल के बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है। उसको समझ आ जाता है कि इस लिफाफे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पहले उसको कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर प्लांट का ब्लूप्रिंट था। इसके बाद ओथमैन हदीद के आदमी का एक पुलिस रिपोर्ट मिलता है जो उसने किसी के मिसिंग होने पर लिखाया था। मिसिंग इंसान और कोई नहीं बल्कि काजल का भाई रहता है। इसके बाद कबीर को ओथमैन हदीद के बातचीत की फाइल मिलती है। इस बातचीत में ओथमैन हदीद ने किसी डील के बारे में किसी को बताया था। इन सब पेपर को देख के कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर यासीब ने उसको ये सब क्यों भेजा है। अब जब वो आगे बढ़ता है तो उसको पता लगता है कि चीफ ही दरअसल ओथमैन हदीद था। उसने अपना नाम और भेष बदल लिया था। वैसे तो वो इंडिया का रहने वाला था, मगर अब वो अरब कंट्री का पासपोर्ट लेकर घूम रहा था। इन सब इंफॉर्मेशन के बीच कबीर को आखिर में एक एड्रेस मिलता है। वो समझ जाता है कि जरूर से ये एड्रेस चीफ का ही है। अब कबीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी वहां पर अचानक से मास्टर जियो आ जाते हैं। वो कबीर से आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं, मगर कबीर ने उनको ये नहीं बताया कि उसको चीफ का एड्रेस मिल गया है। वो चीफ से इस बार अकेला ही निपटना चाहता था। हाँ, उनको कबीर ने ये बताया कि वो रात के वक्त बाहर जाने वाला है। मास्टर जियो ने यहाँ पर कबीर को अकेले न जाने की सलाह दी, मगर कबीर कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो कार्तिकेय से मिलकर अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है। रात के 10 बज गए थे। कबीर शिमला की सड़क पर काफी तेज ड्राइव करते हुए उस एड्रेस पर आ गया था। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर को जगह देख के कुछ पल के लिए शक हुआ कि क्या सच में यहाँ पर चीफ हो सकता है, मगर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने कार में बैठे हुए ही अपने गन को लोड किया और बाहर की तरफ निकल गया। वो जैसे ही बाहर की तरफ निकला था, उसको समझ आ गया था कि उस पर हमला होने वाला है। अचानक से देखते देखते कबीर के ऊपर पीछे से हमला होना शुरू हो गया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये बात समझ आ गई थी कि किस तरह से अब उसको डील करना था। कबीर उन लोगों से बचते हुए अंदर की तरफ चला गया। अब वो कार के अंदर ही छिपा हुआ था, मगर वो जानता था कि वो बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता है। उसने दिमाग लगाया और कार के ड्राइवर सीट से बाहर की तरफ आ गया। वो जानता था कि बहुत ज्यादा अंधेरा है तो किसी को उसकी पोजीशन के बारे में पता नहीं लगेगा। जैसे ही उस पर हमला करने वाले उसको कार के अंदर ढूंढने आए तो कबीर ने सही मौका देखकर दोनों को सर में शूट कर दिया। अब कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कबीर को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ कितने लोग हैं या अब उस पर किस तरह से हमला किया जाएगा, मगर अभी उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कितने लोग उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। उसका ध्यान अपने शिकार पर था। कबीर ने उन दोनों को मारने के बाद अपने कार के बोनट पर बहुत जोर का हाथ मारा, इसलिए कि उसके जोश में कोई कमी ना आए। कबीर ऐसा पहले भी करते आया था। अब जब उसने खून चख लिया था तो उसका एक ही मिशन था। वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने अंधेरे में झोपड़ी की छत को हिलते हुए देखा। कबीर समझ गया कि इस बार हमला ऊपर से होने वाला है। वो इसके लिए तैयार था। जो कि अंधेरा बहुत ज्यादा था तो उसको
अब आवाज के अकॉर्डिंग ही शूट करना था। चीफ के आदमी बहुत आसानी से कबीर की तरफ गोली चला रहे थे, मगर उसको पता नहीं था कि कबीर इस बात के लिए पहले से तैयार बैठे हुआ है। कबीर की तरफ आती हुई गोलियों को कबीर ने बहुत अच्छे से चकमा देते हुए एक छोटे से पत्थर के पीछे चला गया था। दुश्मन से कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था, मगर वो लोग अंदाज पर फायर कर रहे थे। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही कबीर ने बहुत अच्छे तरीके से दोनों दुश्मन को खत्म कर दिया। हालांकि कबीर के कंधे की चोट उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, मगर अभी कबीर केवल लड़ने के मूड में आया था। इस पॉइंट पर कबीर केवल रुक के इंतजार करना चाहता था, क्योंकि अब वो बहुत अच्छी जगह पर आ गया था। इस पोजीशन पर उसको कोई नहीं देख सकता था, मगर वो सब को आराम से देख सकता था। करीब 30 मिनट इंतजार के बाद भी उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो कबीर को अपनी पोजीशन को छोड़ आगे बढ़ना पड़ा। कबीर अपनी गन का फेस नीचे किए आगे बढ़ते जा रहा था। अब वो झोपड़ी के बहुत ज्यादा पास आ गया था। कोई नहीं जानता था कि आगे कबीर के लिए कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है। झोपड़ी में जाने से पहले कबीर ने झोपड़ी के चारों तरफ अच्छे से देख लिया कि कोई खतरा तो नहीं है ना। जब वो निश्चिंत हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो उसने अपने आप को छिपाते हुए झोपड़ी के अंदर देखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कबीर को अचानक से दो लोगों ने पकड़ लिया। एक ने पहले उसका गन लिया और दूसरे ने उसको उठाकर झोपड़ी के बाहर फेंक दिया। कबीर ने सोचा नहीं था कि उसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। जब कबीर ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसके सामने दो जल्लाद खड़े हैं। ये लोग साइज में कबीर से सीधा डबल थे। कबीर उनको देख के बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया कि इनसे कैसे लड़ा जाए, मगर हार मानना कबीर की फितरत में नहीं था। कबीर अपनी जगह से उठा और उन दो दानव जैसे दिख रहे इंसान को मारना शुरू कर दिया। अब कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कबीर ने उनके ऊपर किक और पंच की कतार लगा दी, मगर उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लोग आराम से खड़े होकर कबीर को देख के मुस्कुरा रहे थे। कबीर को उनकी मुस्कान का मतलब समझ तो आ रहा था, मगर वो दुखी भी था कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। बहुत देर तक उसको सही से देखने के बाद उन दानव जैसे लोगों ने कबीर को मारना शुरू कर दिया। वो कबीर को फुटबॉल की तरह उछाल उछाल कर मार रहे थे। कबीर अपने बचाव में कुछ नहीं कर पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लगातार मार खाते हुए कबीर की हालत अब खराब हो रही थी। कबीर समझ गया था कि उसको बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग उसको पटक पटक कर मार देंगे। आखिर में कबीर को याद आया कि उसके कार में जैक रॉड रखा हुआ है। उसने जानबूझकर उन दानवों को चिढ़ाते हुए अपनी कार की तरफ भागने की एक्टिंग की। कबीर जानता था कि इसके बदले में ये लोग उसको कार पर उठाकर फेंकने वाले हैं। हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने कबीर को उसकी टांग से पकड़ा और उठाकर सीधे कार के विंड स्क्रीन पर दे मारा। कबीर की पूरी पीठ छिल गई। उसके मुंह से दर्द के कारण चीख निकल गई, मगर अब वो कार के पास आ गया था। उसने अचानक से फुर्ती दिखाई और अपने कार की डिक्की खोल ली। अब जब उसको दोबारा से पैर पकड़कर पटकने का प्लान था, कबीर ने उन लोगों को लात मारी और उठकर कार के पीछे चला गया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। वो लोग भी कबीर के पीछे भागते हुए गए। जब वो लोग पीछे गए तो कबीर ने कार के जैक रॉड से दोनों दानव के घुटनों पर मारा। जैसे उनको चोट लगी, वो लोग दर्द में चीखते हुए नीचे बैठ गए। उनकी हालत ऐसी थी कि उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। आखिर में अब कबीर भी उठकर खुद को संभालता है और अपने कपड़ों को साफ करता है। इसके बाद वो फिर से जैक रॉड लेता है और फिर से उन लोगों के घुटने पर वार करता है। इस बार कबीर ने उनके घुटनों को तोड़ दिया था। अब वो लोग किसी काम के नहीं थे। कबीर उनको देखते हुए अपने मुंह से बहता खून साफ करता है। उनको उनके हाल पर छोड़ के अंदर की तरफ चला जाता है। अब कबीर को कोई भी रोकने वाला नहीं था। रास्ते में जाते हुए कबीर अपनी गन फिर से उठाता है और अंदर चला जाता है। वो बहुत ज्यादा थक गया था। उन दानव लोगों ने कबीर को बहुत ज्यादा मारा था। जब कबीर झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। जब उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है तो उसको अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वहां पर कुछ नहीं था। कबीर को डॉक्टर आसिफ के ऊपर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कबीर को गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी। यहाँ पर चीफ तो क्या, उसके नामो निशान भी नहीं थे। कबीर ने जब गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका तो उसको लगा कि जैसे कुछ है। उसने तुरंत से कालीन को हटा के देखा। वहां पर कोई सा दरवाजा था। कबीर समझ गया
यहाँ जरूर कोई रास्ता हो सकता है। कबीर ने बहुत आराम से अपनी गन को साइड में रखते हुए उस रास्ते को खोल दिया। अब वो नीचे गया तो उसको बहुत दूर कहीं लाइट जलने का अनुभव हुआ। कबीर समझ गया कि यहाँ उसको जरूर से कुछ मिल जाएगा। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको इस बात की परवाह ज्यादा थी कि वहां कितने आदमी हो सकते हैं। इस बार वो बहुत ज्यादा सतर्क था। कबीर के गन के ऊपर में सिलेंडर लगा हुआ था। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसने अपने जूते भी उतार दिए थे कि कोई आवाज ना हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसको लग रहा था कि वो नीचे की तरफ उतर रहा है। इस जगह पर बहुत ज्यादा सीलन थी। इससे पता लग रहा था कि यहाँ पर वाटर रिसोर्स कहीं पास में ही है। बाहर तो कोई झील या तालाब नहीं था, यानी कि अंदर हो सकता था। अब कबीर बहुत ज्यादा अंदर चला गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या हो सकता है। तभी कबीर ने देखा कि कुछ आदमी कुछ दूर पर खड़े हैं। कबीर ने बहुत सावधानी से पहले खुद को छिपाया और पास खड़े लोगों को पंछी की आवाज देने लगा। वो लोग समझे कि कोई जानवर आ गया है। उनमें से एक जैसे कबीर के पास आया। कबीर ने उसको पीछे से पकड़ के मार दिया। कबीर ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। दूसरे को भी कबीर ने कुछ इसी तरह से बुलाया और उसके मुंह पर हाथ रख के उसका गला काट दिया। ऐसा करते करते कबीर ने करीब 10 लोगों को गुफा के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। जब वो इस गुफा के आखिरी पड़ाव पर आया तो उसको एक बहुत बड़ा सा स्पेस मिला जहाँ पर एक छोटा सा पोखरा था। जब कबीर वहां और अंदर गया तो उसको चीफ की आवाज आने लगी। वो अपने आदमियों को किसी बात के लिए फटकार लगा रहा था। कबीर पहले तो कुछ देर उसकी बातों को गौर से सुनता है, मगर अचानक से एक चीफ के कुत्ते ने कबीर को स्मेल कर लिया और भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज मिलते ही चीफ एक्टिव हो जाते हैं। वो समझ गया था कि कोई आया है। चीफ का कुत्ता बहुत ज्यादा ट्रेंड कुत्ता था। उसको इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी। कबीर ने तुरंत सोचा कि वो भाग नहीं पाएगा। तब उसको दिमाग में एक प्लान आया कि वो गुफा की दीवार के ऊपर में छिप जाएगा। कबीर ने समय रहते ऐसा कर लिया था। वहीं अब चीफ के आदमी कबीर को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहे थे। चीफ भी बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। अगर कोई यहाँ आया है तो ये बहुत बड़ी बात थी। चीफ के लोगों ने जब आगे बढ़ के देखा तो उनको बहुत सारी लाशें नजर आई। इस मंजर को देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। पूरी गुफा में खून ही खून था। क्या कबीर यहाँ पर बच पाएगा या नहीं? क्या चीफ यहाँ से बच के निकल पाएगा? कौन कौन से राज खुलेंगे यहाँ पर? कबीर अपनी मंजिल पर आ गया था। इस बार वो बिल्कुल अकेले आया था। उसको पता था कि अब उसको अकेले ही सब बातों से डील करना था। जब कबीर वहां आया तो उसके ऊपर अटैक हो गया था। कबीर बहुत चालाकी के साथ उन हमला करने वालों को मार देता है। इसके बाद सामने की झोपड़ी से कबीर के ऊपर फिर से हमला हो जाता है। इस बार कबीर ने अपनी पोजीशन को सेफ रखते हुए बुलेट्स की आवाज को सुनकर उन शूटर्स को मार दिया। कबीर और लोगों के इंतजार में अपनी जगह पर कुछ देर इंतजार करता है। इसके बाद उसके रास्ते में 2 दानव जैसे दिखने वाले लोग आ गए। कबीर ने उनको बहुत मारने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने कबीर को बहुत ज्यादा मारा। आखिर में कबीर ने कार के जैक रॉड से उन दोनों दानव जैसे दिखने वाले इंसानों के घुटनों को तोड़ दिया। अब वो अंदर जाता है, मगर अंदर उसको सब खाली मिलता है। वो गुस्सों में अपने पैर पटकने लगता है। तभी उसको वहां नीचे जाने का रास्ता मिलता है। कबीर जब नीचे जाता है तो उसको पहले एक गुफा मिलती है जहां पर उसने 10 लोगों को मार गिराया। कबीर ने शोर ना करते हुए सबको चाकू से मारा। इसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसको अंदर में बहुत सारी रोशनी और एक छोटा सा तालाब मिलता है। इस जगह को देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत साल पहले माइनिंग का काम होता होगा। खैर, कबीर को अब चीफ की आवाज आ रही थी। वो किसी को फटकार लगा रहा था। इससे पहले कि कबीर चीफ के और पास जाता, चीफ के कुत्ते ने देख लिया कि कबीर आया हुआ है। उसने शोर करके चीफ को अलर्ट कर दिया। चीफ ने जवाबी कार्रवाई में अपने आदमियों के साथ खुद देखना चाहा कि कौन आया है। जब वो लोग उस गुफा तक आए तो चीफ के आदमियों ने देखा कि पूरे गुफा में लोगों की लाशें बिछी हैं। ये देख सब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए।
जान से हाथ धोना पड़ेगा, चीफ ने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा। वैसे तो चीफ अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मगर वो अपने आदमियों के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको समझ आ गया था कि कबीर अंदर की तरफ आ गया है। गुफा में हर तरफ खून ही खून था। वहां का वातावरण पूरा खून से भरा हुआ था। कुछ देर बाद जब कबीर का कोई निशान नहीं मिला तो चीफ ने गुस्से में अपने आदमियों को थप्पड़ मार दिया। चीफ का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो किसी भी तरह से कबीर तक पहुंचना चाहता था, मगर आज कबीर ने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया था। चीफ को अभी इस बात का गुस्सा था कि कबीर को आखिर कैसे इस जगह के बारे में पता लगा। ये नामुमकिन सी बात थी कि कोई इस जगह तक आ सके। खैर, अब तो कबीर आ ही गया था। अब तो जो होना था सबके सामने ही होना था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर अभी ऊपर लटक के सब देख ही रहा था कि अचानक से गुस्से में चीफ ने शिवेंद्र को कॉल किया और उसको बहुत सारे आदमियों के साथ यहाँ आने को कहा। यानी अब कबीर के पास बहुत कम समय बचा था। उसको समझ आ रहा था कि क्या होने वाला है। उसने देखा कि चीफ अब अंदर की तरफ जा रहा था। उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए नीचे की तरफ अपना रुख कर दिया। कबीर इस तरह से कूदा कि वो चीफ के एक आदमी पर गिरा था। कबीर के हाथ में उसकी गन थी। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अपने आदमी की चीख को सुनकर चीफ अचानक से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वो अचानक से देखता है कि उसके सामने कबीर है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। कबीर ने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए चीफ के 3 आदमियों को शूट कर दिया। अब कबीर के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। चीफ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कबीर से हार रहा है। वो गुस्से में खुद के छिपने की जगह ढूंढ रहा था, मगर उसको कुछ मिल नहीं रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर अचानक से कहां से आ गया। कबीर अभी भी पूरे स्पेस में घूम घूम कर चीफ के बचे हुए आदमियों से लड़ाई कर रहा था। नीचे गिरने की वजह से उसका कंधा फिर से घायल हो गया था। वो बहुत मुश्किल से निशाना लगा पा रहा था। चीफ के आदमी भी इस बात को समझ रहे थे और वो लोग भी कबीर को घेरने का सोच रहे थे। कबीर बहुत अच्छे से अपने आप को बचा रहा था, मगर अब उसकी हालत खराब हो रही थी। साथ ही उसके पास अब बुलेट्स भी खत्म हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर वो इस बात को समझ रहा था कि अगर अभी उसने अपना पेशेंस छोड़ा तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब कबीर अपने आसपास के माहौल को देखने लगा। वो कोई तरीका ढूंढ रहा था कि उसको चीफ के आदमियों को मारने में मदद मिल सके। अचानक से कबीर ने देखा कि उसके सामने 2 लाइट बल्ब लटक रहे थे और इनकी वजह से ही वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी फैली हुई थी। कबीर ने मौका देख के अपने ऊपर लाइट के बल्ब को शूट कर दिया। इसकी वजह से कबीर अब अंधेरे में हो गया था। उसको अब कोई नहीं देख पा रहा था, मगर चीफ के आदमियों को अभी भी कबीर देख सकता था। वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, कबीर ने उनको रोक दिया था। कोई भी अब कबीर को नहीं देख पा रहा था। इस बात से चीफ के आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कबीर को अंधेरे में गोलियां दे रहे थे। आखिर कबीर ने उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। चीफ भी सारे खेल को बहुत अच्छे से देख रहा था। वो जानता था कि कबीर अब अपने पुराने तरीके से लड़ रहा है। उसके चेहरे पर उसके मौत का डर कोई भी देख सकता था। वो जानता था कि क्या हो रहा है, मगर उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कबीर को अभी रोका कैसे जाए। वो इस बात को समझ गया था कि कबीर उसके आदमियों के दिमाग के साथ खेल रहा था। चीफ अपने आदमियों को घबराने को मना कर रहा था, मगर मौत का डर किसको नहीं होता है। चीफ के आदमी अब पीछे हट रहे थे। कबीर इस बात को नोटिस कर लेता है कि सब लोगों का ध्यान पीछे हटने की तरफ है। उसने इस बात का फायदा उठाते हुए खुद को आगे किया और 2 आदमियों को शूट कर दिया। हर एक आदमी की मौत के साथ चीफ का डर अब बढ़ते जा रहा था, क्योंकि हर आदमी की मौत के साथ कबीर उसके पास आते जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को किस तरह से रोक सकता है। उसने कबीर को हराने के लिए उसको डिमोरलाइज करने का प्लान बनाया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कबीर कोशिश बेकार है। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा था। चीफ की बात सुनकर कबीर मुस्कुरा रहा था। उसने पहले कुछ देर सोचा और उसके बाद बोला, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने चीफ के लिए नहीं आया हूँ? मैं यहाँ पर उस गद्दार के लिए आया हूँ जिसने अपने पोजीशन के लिए सब कुछ बेच दिया। नहीं कबीर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हें जरूर
जरूर से किसी बात की गलतफहमी हुई है। जरा ठीक से सोचो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है कबीर, चीफ ने कहा। हाँ जानता हूं, मगर इसमें भी आपका अपना फायदा था। आपने कार्तिकेय के जरिए मुझे ड्रग देने की कोशिश की और जब उसने आपका विरोध किया तो आपने उसको रास्ते से ही हटा दिया। आपको बता दूं कि कार्तिकेय अब मर चुका है। आपको उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। कबीर ने जानबूझकर चीफ से झूठ बोला था। कबीर की बात को सुनकर चीफ की बोलती बंद हो गई थी। वो समझ गया था कि कबीर के पास बहुत सारे राज हैं। आखिर में उसने कबीर को धमकाते हुए कहा, कबीर मेरी बात मान लो, अभी भी मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शिवेंद्र आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चीफ इस बात को नहीं जानता था कि यह बात कबीर को कितनी बुरी लगेगी। कोई नहीं जानता था कि कबीर अब क्या करने वाला है। कबीर ने अब कुछ कहा नहीं और चीफ की तरफ बढ़ गया। इस बीच कबीर को बाहर देखकर चीफ के आदमियों ने कबीर को शूट करने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं कर पाए। कबीर शेर की तरह दहाड़ता हुआ चीफ के पास पहुंच गया था। जब वो चीफ के पास गया तो चीफ ने उसको शूट करने की कोशिश की। कबीर ने पलक झपकते ही उसके हाथ से गन ले ली और उसको एक जोर का थप्पड़ मारा। कबीर अभी उसको जान से भी मार सकता था, मगर वो पहले चीफ का घमंड तोड़ना चाहता था। कबीर के प्रहार से चीफ नीचे गिर गया। इसके बाद कबीर ने उसके जख्मी पैर पर अपने पैर को रख दिया। चीफ के जो 4 लोग अभी बचे हुए थे वो कबीर को अपनी मनमानी करता हुआ देख रहे थे। उनको पता था कि कबीर के हाथ में अभी चीफ की जिंदगी है। कबीर के बिना कहे ही उन लोगों ने अपनी गन को फेंक दिया था। शायद वो जानते थे कि कबीर उनको ऐसा ही करने को कुछ कहने वाला है। अब जब सब कुछ सेट हो गया था तो कबीर ने चीफ के सभी लोगों को शूट कर दिया। हालांकि उसका ऐसा करने का मन नहीं था, मगर कबीर आज उस तरीके से कार्तिकेय का बदला लेना चाहता था जिससे कि उसको शांति मिल सके। चीफ भी इस बात को देख के हैरान था कि कबीर आज खुद के रूल्स को कैसे तोड़ रहा है, मगर वो अभी इतना दर्द में था कि कुछ पूछने की हालत में नहीं था। अब वहां पर सिर्फ चीफ और कबीर अकेले थे। कबीर ने अब चीफ को जमीन से उठाया और उसके हाथ को बहुत अच्छे से पकड़ के किमूरा लॉक में डालकर तोड़ दिया। कबीर के ऐसा करते ही चीफ की चीख निकल गई। कबीर का हैवान वाला रूप देख के चीफ की हालत खराब हो गई थी। अभी अभी उसने बहुत आराम से करीब 20 लोगों का खून किया था और अभी भी वो रुकने के मूड में नहीं था। शायद से कार्तिकेय के गम ने उसको ऐसा बना दिया था। जब चीफ का दर्द थोड़ा कम हुआ तो कबीर ने उससे पूछा, अब बताओ चीफ क्या हो रहा है? आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे और मेरे किडनैपिंग में किसका हाथ था? चीफ गुस्से और दर्द में कबीर को घूर रहा था। उसको देख के लग रहा था कि वो कबीर को अभी कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं है। कबीर ने इस बार अपने सवाल को फिर से पूछा, मगर इस दफा उसकी आवाज तेज थी। चीफ अभी भी कबीर को बस घूर रहा था। कबीर ने अचानक से मुस्कुराहट के साथ चीफ को देखा और उसके बाद उसके पैर पकड़ के उस पर मारने लगा। चीफ एक बार फिर अपने पैर में होते दर्द के कारण चीखने लगा। वो समझ गया कि कबीर बिना अपने जवाब लिए कहीं भी नहीं जाने वाला है। उसने हाथ से बताता हूं का इशारा करते हुए कबीर को रुकने के लिए कहा। कबीर ने जब इस इशारे को देखा वो रुक गया। चीफ अभी बोलने ही वाला था कि तभी उसने सुना कि बाहर बहुत सारी गाड़ियां आई हैं। चीफ और कबीर समझ गए कि शिवेंद्र आ गया है। इस बात को जानने के बाद चीफ ने बहुत अच्छे से कबीर को कहा, कोई बात नहीं कबीर, मैंने बहुत दर्द झेल लिया है, अब आपकी बारी है। आज तुझको एहसास होगा कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे। चीफ की बात सुनते ही कबीर बहुत ज्यादा हंसने लगा। उसको देख के चीफ का दिमाग खराब होने लगा था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को डर क्यों नहीं लग रहा है। क्या कबीर अब मुसीबत में आ गया? क्या कबीर अब उस ठिकाने के अंदर आ गया था जब उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। चीफ को पहले तो कबीर नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। चीफ को शक हो गया था कि वो कहीं न कहीं छिपा हुआ है। कबीर ने बाद में जब चीफ को सुना कि वो शिवेंद्र को और आदमियों के साथ बुला रहा है तो उसने अब खुद को रिवील कर देना ही सही समझा। कबीर ने ऊपर से छलांग लगाते हुए चीफ के आदमी को मारा। उसके बाद चीफ के आदमियों ने कबीर पर बहुत जोर का हमला शुरू कर दिया। अब कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कबीर ने जवाबी फायर में बहुत से लोगों को मार दिया, मगर
अभी भी 8 से अधिक लोग कबीर के सामने खड़े थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर अब कबीर से चीफ को डर लगने लगा था। कबीर ने इसके बाद वहां पर आधा अंधेरा कर दिया। इसकी वजह से चीफ के आदमी कबीर को नहीं देख पा रहे थे, मगर कबीर उन सबको देख पा रहा था। बाद में कबीर ने अंधेरे का फायदा उठा के सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर उसको ये समझ आ रहा था कि क्या करना है। बाद में चीफ ने कबीर को उकसाने की कोशिश की, जिसका नतीजा हुआ कि कबीर ने सीधा चीफ के ऊपर हमला कर दिया। कोई भी चीफ को नहीं बचा पाया। अब कबीर ने मौका पाकर सबको मार दिया। केवल चीफ ही जिंदा था, जिसको कबीर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। इससे पहले कि कबीर अपने सवालों की तरफ जाता, अचानक से बाहर किसी के आने की आवाज आई। चीफ और कबीर इस बात को अच्छे से समझते थे कि कौन आया है। चीफ को अब लग रहा था कि उसको बचाने वाला आ गया है। चीफ ने इस बात को जानते हुए कबीर को धमकाने की कोशिश की, मगर कबीर कहां मानने वाला था। कबीर इस बात से हंस रहा था जैसे उसको पता था कि वो आने वाले लोगों को किस तरह से मारने वाला है। जब हंसकर कबीर का मन भर गया तो कबीर ने चीफ को कहा, आपको क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि आज आपको यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। अरे कोई क्या, मैं खुद तुझे इस जगह पर मारूंगा, समझा? चीफ ने गुस्से में कहा। यही गलत काम कर दिए आप यार। आप अपना प्लान बहुत जल्दी रिवील कर देते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप इतने जल्दी में क्यों रहते हो, कबीर ने चीफ को चिढ़ते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज सच में तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तुम्हें नहीं, पूरा सारस्वत परिवार याद रखेगा कि मैं कौन हूं, चीफ ने कहा। वो हर तरीके से कबीर को धमकाने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। कबीर भी अब सारस्वत परिवार का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने चीफ को थप्पड़ मारा और उसके बाद उसके बाएं हाथ को भी तोड़ दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे कि उसने पहले उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया था। चीफ की चीखने की आवाज एक बार फिर से बहुत ज्यादा आने लगी थी। कबीर ने जब उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया तो उसको समझ आ गया कि अब चीफ कहीं नहीं जा सकता है। अब वो आराम से पूरा ध्यान अपने काम पर दे सकता था। उसका काम भी क्या था, सिर्फ शिवेंद्र को अच्छे से ढूंढकर खत्म कर देना। कबीर इस वक्त नहीं जानता था कि बाहर शिवेंद्र कितने आदमी के साथ आया था। वो अपने आसपास गिरे हुए सारे हथियार को जमा कर रहा था। लड़ाई उसको ज्यादा लंबी लेकर नहीं जानी थी। कोई नहीं जानता था कि कबीर आगे किस तरह से इस लड़ाई को लेकर जाने वाला है। बाहर शिवेंद्र ने अपनी सब टीम को समझा दिया था कि उन लोगों को क्या करना है। किसी भी तरीके से वो लोग अपने अपने काम को बस अंजाम देने के लिए आए थे। शिवेंद्र को पहले ही चीफ ने बताया था कि कबीर आ चुका है, मगर अब शिवेंद्र के पास दिक्कत ये थी कि उसको इस बात का आइडिया नहीं था कि कबीर कितना तैयार है। जब वो आया तो उसने कबीर के बारे में जानकारी लेने के लिए कई दफा चीफ को कॉल किया, मगर उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। बाद में शिवेंद्र ने खुद ही सोच लिया कि शायद से कबीर ने चीफ को अपने कब्जे में कर लिया है, इसी कारण चीफ कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। अब शिवेंद्र धीरे धीरे अंदर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। उसने अपने आगे अपनी एक टीम अंदर की तरफ भेजी थी। अंदर आने के साथ ही शिवेंद्र और उसकी टीम को लाशें मिलने लगी। हर तरफ खून और कटे हुए गले देख के सबकी हालत खराब हो रही थी। एक बार तो ऐसा भी लगा कि कोई आगे यहाँ पर बढ़ नहीं पाएगा। सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। खैर, अभी रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास। सबको शिवेंद्र बहुत मुश्किल से समझा रहा था कि कोई बात नहीं है, सब लोग यहाँ से अच्छे से बाहर निकल जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। शिवेंद्र खुद इस बात को बोल रहा था, मगर खुद भी अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पर कबीर को शिवेंद्र की आवाज बहुत आराम से आ रही थी। कबीर ने इस बीच चीफ की आंख और मुंह पर पट्टी लगा दी थी कि वो किसी भी तरह से कबीर की पोजीशन नहीं बता पाए। इसके बाद कबीर इस बात को जानता था कि शिवेंद्र आने के साथ चीफ की तरफ भागेगा, यानी उसके पास अच्छा मौका होगा जिससे वो कम से कम 10 लोगों को खत्म कर सकता है। कबीर अपनी लड़ाई को बहुत दिन बाद एंजॉय कर रहा था। आज उसका दिमाग बहुत अच्छे से उसका साथ दे रहा था। साथ ही उसको अभी ड्रग के दौरे भी नहीं हो रहे थे। शायद से कबीर ने अपने अंतर्मन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। वो अब चीफ को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। कबीर के लिए यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी था कि शिवेंद्र को उसकी लोकेशन नहीं पता थी।
कबीर को पता था कि उसको इस बात का फायदा कैसे उठाना है। कबीर अपनी पोजीशन पर तैयार खड़ा था। शिवेंद्र अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये समझ आ रहा था कि कबीर ने कोई तो जाल जरूर से बिछाया होगा। इस दुविधा में शिवेंद्र ने अपने आदमियों को धीरे से गुफा के मुहाने से झांकने के लिए कहा। उसके आदमियों को वहां पर कोई नहीं दिखा। जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया तो शिवेंद्र भी आगे को बढ़ गया। जब वो लोग थोड़ा अंदर आए तो शिवेंद्र ने देखा कि उसकी आंखों के सामने ही चीफ बंधे हुए हैं। उससे ये देखा नहीं गया और वो दौड़े चीफ को उतारने के लिए। वो अभी चीफ तक आया ही था कि कबीर ने पीछे से उन सब पर हमला कर दिया। इस हमले में कबीर ने 9 लोगों को गिराया था। शिवेंद्र वहां से भाग नहीं पाया था तो चीफ के पास ही छिपा हुआ था। अब किसी भी तरह से कबीर को इस बात का फैसला करना था कि वो किस तरह से अपने आप को छिपा सकता है। उसका पहला वार तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अभी भी शिवेंद्र के पास बहुत से आदमी थे और खतरा भी बढ़ गया था क्योंकि वो लोग अब कबीर की पोजीशन को जान गए थे। कबीर ने अभी तक जो भी प्लान किया था वो किया था। कबीर अपनी जगह से पीछे हट रहा था कि तभी वो अंधेरे में किसी सिलेंडर से टकरा गया। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए उस सिलेंडर पर नजर घुमाता है। ये एक प्रोपेन सिलेंडर था। कबीर इसको देख के मुस्कुराने लगता है। इस बीच शिवेंद्र कबीर की तरफ फायरिंग कर रहा था, मगर उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि कबीर अब वहां से हट गया है। वो अभी भी यही समझ रहा था कि कबीर अपनी पुरानी पोजीशन पर है। कबीर उसकी इस फायरिंग का कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि अभी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जो गुफा में खड़े हैं, ना कि वो जो अभी चीफ के पास हैं। कबीर ने अचानक से उस प्रोपेन सिलेंडर के पाइपलाइन को देखने की कोशिश की। ये एक पूरा जाल की तरह था, मगर सवाल ये था कि इसमें गैस है या नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी माइन थी। यहाँ पर अभी गैस का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कबीर ने एक चाल सोची कि वो इस गैस टैंक को उस गुफा में फेंकेगा और वहां खड़े लोगों को डराएगा। इस बात से बेखबर शिवेंद्र के आदमी अभी भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उनको आगे जाना है या नहीं जाना है। अचानक से कबीर ने उस प्रोपेन गैस का सिलेंडर उन लोगों की तरफ भेज दिया। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो लोग इस सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उस गुफा में खड़ा हर आदमी अपने अपने हिसाब से उस टैंक को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी को वो खाली टैंक लग रहा था, किसी को वो बम की तरह लग रहा था और किसी को वो अपने मौत का फरिश्ता लग रहा था। कबीर अब बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था, मगर जब कबीर को लगा कि वो लोग बाहर भागने की सोच रहे हैं तो अचानक से कबीर ने गुफा का एम लेते हुए 4 बार फायर किया। पहली बुलेट तो निशाने पर नहीं गई, मगर जैसे ही चौथी अपनी सही जगह पर लगी उसने प्रोपेन टैंक में एक छोटा सा धमाका कर दिया। 10 लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और उनके चीथड़े उड़ गए। वहीं बाकी लोग भी गंभीर रूप से घायल थे। यहाँ कबीर की किस्मत अच्छी थी कि उस टैंक में बहुत कम गैस थी। अगर ये फुल टैंक होता तो शायद से पूरा माइन ही गिर जाता। खैर, कबीर अपने प्लान में कामयाब हो गया था। अब शिवेंद्र का कोई भी आदमी अपने पैर पर सही से नहीं खड़ा था। उनको समझ आ गया था कि अब उसको बस शिवेंद्र को अपने जाल में फंसाना था, क्योंकि शिवेंद्र भी बहुत अच्छा फाइटर था। मगर अब कबीर का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। उसको समझ आ रहा था कि क्या होने वाला है। शिवेंद्र अपने आदमियों की मौत के लिए कबीर को जिम्मेदार करार देते हुए उसके ऊपर फायरिंग कर रहा था। कबीर को अब दिमाग लगाना था कि वो शिवेंद्र को बाहर कैसे ला सकता है। बहुत सोचने पर कबीर को बस एक ही तरीका मिल रहा था। उसको शिवेंद्र को कैसे भी करके उकसाना था कि वो सबसे अच्छा है। कबीर ने बिना वक्त गवाए शिवेंद्र को उकसाना शुरू कर दिया। शिवेंद्र, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात सुनो और आओ बात करते हैं। कबीर, मैं तुम्हारी बात का क्यों यकीन करूं? याद है ना तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी की है? शिवेंद्र ने कहा। देखो, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। जो हुआ है हालात के कारण हुआ है। तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा कि मैं अब अलग दुनिया में रहता हूं। मुझे तुम्हारी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। कबीर ने बहुत आराम से शिवेंद्र को समझाते हुए कहा। वो कैसे भी करके शिवेंद्र को अपने पाले में लाना चाहता था। ठीक है, मैं अगर तुम्हारी बात का भरोसा कर भी लूं तो क्या तुम मेरी जान को बख्श दोगे? शिवेंद्र ने कहा। जैसे ही शिवेंद्र ने इस बात को कहा, कबीर ने तुरंत अपनी गन को बाहर फेंक दिया, जिससे कि शिवेंद्र को भरोसा हो जाए कि कबीर उसको मारना नहीं चाहता है। कबीर को दिखाने के लिए शिवेंद्र ने भी अपनी गन को बाहर फेंक दिया। अब धीरे धीरे दोनों लोग एक दूसरे के सामने आने लगे। कबीर अभी भी
क्योंकि शिवेंद्र के पास कोई वजह नहीं थी कि वो उसको मारे। मगर शिवेंद्र अभी भी बहुत ज्यादा सतर्क था, क्योंकि वो जानता था कि कबीर को उसको मारने के लिए कोई गन की जरूरत नहीं है। अगर वो चाह ले तो सिर्फ अपने हाथों से ही उसको आराम से मार सकता था। जब कबीर शिवेंद्र के सामने आया तो अचानक से गोली चली और वो कबीर को लग गई। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जैसे ही आगे आ रहा था उसी जगह से जमीन पर बैठ गया। क्या कबीर को सच में गोली लगी है या ये उसकी कोई चाल है? कबीर को आखिर गोली किसने मारी? क्या कबीर अब जीती हुई बाजी हार जाएगा? कबीर जब चीफ से सवाल कर रहा था तो वहां पर शिवेंद्र भी आ गया था। शिवेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उसको शक हो गया था कि कबीर ने चीफ को पकड़ के रखा है। शिवेंद्र जब अंदर आया तो कबीर ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। उसने चीफ को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हुए सब कुछ सेट कर लिया था। जैसे ही शिवेंद्र अंदर आया, कबीर ने उस पर और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। अब कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कबीर ने समझदारी से शिवेंद्र को उसके आदमियों से अलग कर दिया था। अब शिवेंद्र के आदमी उस गुफा में थे और शिवेंद्र अभी चीफ के पास था। कबीर का प्लान सही जा रहा था, मगर अभी भी उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि शिवेंद्र के बहुत से आदमी अभी जिंदा थे। कबीर जब अपनी पोजीशन बदल रहा था तो उसको समझ आ गया था कि उसको बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अचानक से कबीर एक प्रोपेन टैंक से टकरा गया। अब उसके दिमाग में एक प्लान आ गया। उसने उस प्रोपेन टैंक को बाहर की तरफ फेंक दिया। जब प्रोपेन टैंक शिवेंद्र के आदमियों के पास आया तो उनको समझ आ गया कि क्या होने वाला है। वो लोग अभी भागने की सोच ही रहे थे कि अचानक से कबीर ने उस टैंक को शूट कर दिया। एक धमाके के साथ सब कुछ उड़ गया। शिवेंद्र ने जब इस बात को देखा तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो कबीर पर लगातार फायर कर रहा था, मगर कबीर ने अचानक से शिवेंद्र को कहा कि वो उसको नहीं मारना चाहता है। उसकी दुश्मनी केवल चीफ से है और किसी से नहीं। शिवेंद्र को कबीर की बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, मगर अभी वो जानता था कि कबीर किस तरह का आदमी है। कबीर को उसको मारने के लिए किसी गन की जरूरत नहीं थी। वो अपने हाथों से ही उसको आराम से मार सकता था। अब कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये बात समझ आ गई थी कि कबीर से अभी बात करना ही अच्छा ऑप्शन है। शिवेंद्र को इस बात का भरोसा अब और बढ़ गया था जब उसने देखा कि कबीर ने अपनी गन उसके सामने फेंक दी है। शिवेंद्र ने भी अपनी गन बाहर फेंक दी। अब धीरे धीरे कबीर और शिवेंद्र एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शिवेंद्र डरा हुआ था जबकि कबीर नॉर्मल था। कबीर जानता था कि ये लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आ गई है। आज उसने बहुत दिन बाद अपने पुराने अवतार को देखा था। जब कबीर और शिवेंद्र एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज आ गए तो अचानक से गोली चली और वो कबीर को लग गई। कबीर के साथ धोखा हुआ था। कबीर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द में कबीर वही जमीन पे लेट गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये गोली कहां से चली और इसको किसने चलाया है। वह उसके सामने खड़े शिवेंद्र को भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को अचानक से गोली कहां से लग गई। वो कभी खुद को देख रहा था तो कभी कबीर को देख रहा था। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। कबीर ने अपने आप को घसीटते हुए पास के छोटे से पोखर में ले गया। वहां उसने अपना मुंह पानी से धोया। अभी तक उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको किसने शूट किया है। शिवेंद्र कबीर को बचाना चाहता था, मगर उसको चीफ ने रोक के रखा था। जब शिवेंद्र चीफ के पास आया तो उसने देखा कि चीफ के हाथ में गन थी। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि चीफ ने कबीर को शूट कर दिया था। इस बात पे शिवेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो चीफ पे भड़कते हुए उनसे पूछता है, आखिर इसकी क्या जरूरत थी? मैं गया था ना बात करने के लिए। इतनी लाशें देख के भी आपका मन नहीं भरा है। मुझे समझ नहीं आता कि आपको अपने लोगों को मारकर क्या मिलेगा। चीफ बिना कोई जवाब दिए शिवेंद्र को देख के बस मुस्कुराए जा रहे थे। इस वक्त चीफ को इस बात की खुशी थी कि उनका दुश्मन कबीर उनके सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस दे रहा था। चीफ ने कबीर को इसलिए शूट किया था ताकि वो शिवेंद्र के सामने उसके राज नहीं खोल पाए। इसके बाद जब शिवेंद्र को चीफ से कोई जवाब नहीं मिला तो कबीर के पास गया। वो देखना चाहता था कि कबीर अभी किस हाल में है। जब शिवेंद्र कबीर के पास आया तो उसने देखा कि कबीर का बहुत सारा खून बह गया है। अब तो उसको बस यही लग रहा था कि कबीर
शिवेंद्र और कबीर को बहुत गौर से देख रहा था। जब कबीर ने अपनी गन फेंक दी थी और शिवेंद्र ने भी अपनी गन फेंक दी थी तो चीफ को अपनी गन मिल गई थी। कबीर का पूरा ध्यान इस वक्त शिवेंद्र पर था और शिवेंद्र का भी पूरा ध्यान इस वक्त कबीर पर था। चीफ को इसी मौके का इंतजार था। वो रेंगते हुए आगे आया और अपनी गन को ले लिया। हालांकि कबीर ने उसके दोनों हाथ को तोड़ दिया था, मगर चीफ की उंगलियां ठीक थी। वो अभी भी इस पोजीशन में था कि वो आराम से गन फायर कर सके। उसने वैसा किया भी। अब कोई नहीं जानता था कि चीफ क्या करने वाला है। उसने कायर की तरह पीछे से कबीर को शूट किया था। कबीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीफ कुछ इस तरह की हरकत भी कर सकता है। चीफ ने अभी भी खुद को इस पोजीशन में रखा था कि वो कबीर या शिवेंद्र को आराम से शूट कर सकता था। साथ ही चीफ को गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर क्यों शिवेंद्र कबीर की मदद कर रहा है। शिवेंद्र कबीर को देख के समझ गया था कि कबीर को बचाने का एक ही तरीका है। अब ये तरीका है कि उसको कम से कम पहले कबीर के खून को रोकना था। आसपास देखने पर शिवेंद्र को यहाँ दो चीजें मिली। पहली तो शराब की बोतल और कपड़े। शिवेंद्र ने तुरंत से दिमाग को लगाते हुए शराब की बोतल से बहुत सारा शराब एक कपड़े में जमा किया और उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया और कबीर को जहां पर गोली लगी थी वहां पर लगा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्द में कबीर बुरी तरह से तड़प गया था। शराब ने जब उसके जख्म को छुआ तो कबीर को दर्द महसूस हुआ था। इसी कारण से कबीर को फिर से होश आ गया था। कबीर को अब समझ आ रहा था कि शिवेंद्र उसको बचाना चाहता है, मारना नहीं। उसने शिवेंद्र को तुरंत से एक चाकू देते हुए उसको गर्म करके लाने को कहा, मगर मुश्किल ये थी कि वहां पर आग नहीं थी। उधर चीफ शिवेंद्र को रोकने के लिए उसके ऊपर फायर कर रहा था। ये वो हवा में ही कर रहा था, मगर शिवेंद्र का इन सब पर कोई असर नहीं हो रहा था। शिवेंद्र पागलों की तरह आग ढूंढ रहा था। आखिर में उसको वो जगह दिखी जहां पर कबीर ने ब्लास्ट किया था। बिना देर किए वो गुफा की तरफ चला गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो चाकू को कैसे गर्म करे। आखिर में उसको एक जगह पर आग मिल गई। उसने तुरंत से चाकू को वहां गर्म करना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। करीब 5 मिनट तक चाकू को गर्म करने के बाद उसको लग गया कि अब ये ठीक से काम करेगा, तो उसने इस चाकू को बाहर निकाल लिया। अब शिवेंद्र उस चाकू को कबीर को देने के लिए आ रहा था। अचानक से चीफ ने शिवेंद्र के ऊपर फिर से गोली चला दी। शिवेंद्र को अब इस बात से गुस्सा आ रहा था। उसने चीफ को फटकार लगाते हुए कहा, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश में हैं। इसके बाद शिवेंद्र जैसे ही आग की तरफ गया, चीफ ने इस बार उसके सर पर शूट कर दिया। गोली लगने के साथ ही शिवेंद्र जमीन पर गिर गया। कुछ पल के लिए वो जिंदा था, मगर देखते ही देखते उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। कबीर को अब इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। खैर, अभी उसके लिए जरूरत था कि वो पहले अपने अंदर से उस गोली को बाहर करे, नहीं तो इन्फेक्शन से उसकी मौत हो सकती थी। इधर उधर देखते हुए कबीर को वो गरम चाकू मिल जाता है। वो बहुत मुश्किल से रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और उस चाकू को ले लेता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर उसको इस बात का ध्यान था कि चीफ अभी जिंदा है और वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कबीर के पास बहुत कम समय बचा था। चाकू ठंडा पड़ जाए इससे पहले ही उसको अपने अंदर से उस गोली को बाहर कर लेना था। उसने खुद को पोखर के आड़ में लिया और उसके बाद अपने पेट के बगल से उस गोली को ढूंढने लगा। जब उसको समझ आ गया कि गोली कहाँ है, तो उसने उस चाकू से उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। गर्म चाकू ने जैसे ही उसके जख्म को छुआ, कबीर की चीख निकल गई, मगर उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसने अपने उस गोली को बाहर कर लिया था। कबीर पहले तो दर्द से कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था, मगर बहुत जल्दी ही वो होश में आ जाता है। शिवेंद्र की लाश उसके सामने पड़ी थी। उस लाश ने कबीर को यह बता दिया था कि चीफ अभी जिंदा है और उसके पास कबीर के लिए बहुत से जवाब हैं। कबीर ने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया और खुद के पेट पर बहुत सारे कपड़ों को लपेट लिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो जब खुद को थोड़ा ठीक कर लेता है तो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगता है। कबीर को अभी नहीं पता था कि चीफ किस हाल में है और उनके पास अभी गन है या नहीं। इन्हीं सवालों के साथ कबीर अब चीफ की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसको सीधा खड़ा होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मगर अब उसका वक्त आ गया था। शिवेंद्र ने अपनी जान दे दी थी उसको बचाने के लिए। इस बात को सोचते हुए कबीर को हिम्मत मिल रही थी। वो अब सरकते हुए उस जगह पे आ गया था जहां पे चीफ अभी था। उसने कोने से देखा तो चीफ सामने कबीर को देख रहा था, मगर उसको यही समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उसको दिख
दुश्मन को मारने के लिए आतुर था। कबीर ने इसके बाद धीरे से अपने कदम बढ़ा लिए और चीफ के पास जाने की कोशिश करने लगा। उस जगह पर अब इतनी ज्यादा शांति थी कि क्या ही कहा जाए। कबीर जब आगे बढ़ रहा था तब उसका पैर किसी ऊंची जगह पर पड़ गया। इस कारण उसका बॉडी वेट डिस्टर्ब हो गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो वहीं गिर गया। कबीर के गिरते ही उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। उसने बहुत कोशिश की थी कि आवाज ना हो, लेकिन दर्द के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। कबीर की आवाज सुनकर चीफ को समझ आ गया कि कबीर उसके सामने नहीं बल्कि उसके बाएं तरफ आ गया है। वो अब सतर्क हो गया। उसको पता था कि वो कबीर को कोई भी मौका नहीं दे सकता है। कबीर को पलक झपकते हालत को बदलने में बहुत मजा आता था। बहुत से ऑपरेशन में चीफ ने कबीर के साथ मिलकर काम किया था। आज वो उसके खिलाफ खड़ा था। अचानक से कबीर ने देखा कि वो चीफ के ठीक नीचे है। दरअसल कबीर को ढूंढते हुए वहां तक चीफ आ गए थे। कबीर और चीफ अब आमने सामने थे। चीफ ने बहुत अच्छे तरीके से कबीर को अपने गन पॉइंट पर रखा था।